दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं लेखन कला। लेखन कला से तात्पर्य यह है कि आप यदि लिखना चाहते हैं, चाहे आप परीक्षा में लिखें या विशेष रूप से आप साहित्यिक रूप से लिखना चाहते हैं, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, आत्मकथा, इस तरह की रचनाएं या कोई पुस्तक आप लिखना चाहते हैं, तो मूलतः आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको लेखन कला में मदद कर सकती हैं। तो लेखन कला क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं जिनको यदि हम सही रूप से सुधारात्मक दृष्टि से देखें तो हमारी लेखन कला का विकास हो सकता है उनको अपनाने से। तो उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले ये परिभाषा देखते हैं इसकी क्या है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों पर अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए वाक्य बोलता है। जो व्यक्ति बोलने की कला भलीभांति जानता है, उसके वाक्यों का दूसरों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जो अच्छा बोलता है तो निश्चित रूप से दूसरे लोगों को प्रभावित करता है। बोलने का उत्कृष्ट रूप भाषण या व्याख्यान होता है। इसके लिए अध्ययन और मनन तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। लिखना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे व्यक्ति अच्छा बोल तो लेते हैं लेकिन अच्छा लिख नहीं पाते। कुछ में दोनों योग्यताएं होती है। लिखने में विशेष कुशलता हासिल करने के लिए अध्ययन, निरीक्षण, भ्रमण, मनन तथा अभ्यास की महती आवश्यकता होती है। तो लेखन के लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर हम लगातार अध्ययन करते रहें, निरीक्षण करते रहें, घूमते रहें, चीज़ों के बारे में विचार करते रहें और इन सब का अभ्यास करते रहें तो हमारे लेखन में सुधार होगा। अब हम बात करते हैं लेखन कला के मूलतः 12 गुण होते हैं। वो कौन कौन से, इनकी बात करते हैं। देखिए, आप यदि अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी कुछ लिखते हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत मदद करेगी आपको। किसी भी प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखें, उसमें भी आप इससे सहयोग ले सकते हैं। तो लेखन कला के जो गुण हैं 12, उनमें पहला है शुद्धता। सुंदर लेख के लिए पहली शर्त है शुद्धता। हमें न सिर्फ वर्तनी की शुद्धता बल्कि वाक्यों की शुद्धता पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि उच्चारण करते समय ही ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, असंयुक्त, शिरोरेखा, मात्रा आदि का ध्यान रखा जाए तो लिखने और बोलने में काफ़ी सुगमता होती है। कई बार हम जो बोलते हैं वैसा लिखते नहीं हैं, यानी कि बोलते सही हैं लिखते गलत हैं, या लिखते सही हैं बोलते गलत हैं। तो दोनों में एक समान रूपता आ जाए तो दोनों के लिए ही आसान हो। अध्यापक कई बार चीज़ें बोलता है, विद्यार्थी उसको उस रूप में नहीं लिख पाता है, क्योंकि कई बार बोलते भी वो गलत है। तो दोनों में एक समानता हो तो ज़्यादा आसानी होती है। हमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, कारक चिन्हों एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए लिखना चाहिए। हमें कर्ता, कर्म एवं क्रिया के क्रम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही हर संज्ञा के लिए उपयुक्त विशेषण और क्रिया के लिए क्रिया विशेषण का प्रयोग करने से वाक्य प्रभावोत्पादक होता है। व्याकरण की दृष्टि से भी हमें सही लिखने का प्रयास करना चाहिए। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग उचित स्थानों पर ही करना चाहिए, यत्र तत्र नहीं। लंबे वाक्यों में कर्ता एवं क्रिया का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके वाक्य प्रभावी बन सकें मुहावरों और लोकोक्तियों के सही प्रयोग से। दूसरा बिंदु है सुलेख। प्रतिदिन के व्यवहार और परीक्षा में विशेषतः सुलेख का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। लेख को देखते ही पाठक या परीक्षक के मन में लेखक या परीक्षार्थी के प्रति प्रतिकूल अथवा अनुकूल भाव उत्पन्न हो जाता है।
अतएव आपका लेख सुंदर, सुस्पष्ट और सुपाठ्य होना चाहिए। सुलेख अभ्यास से बनता है, इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। कभी भी अतिशीघ्रता न करें, आराम से लिखें चीज़ों को। हाथ को ढीला न रखें, कलम अथवा पेंसिल को सही रूप से पकड़ें, मजबूती से, सख्तता से पकड़ें उसको। सभी अक्षरों के वास्तविक स्वरूप को ही लिखें, जैसे ऊ और डे में, रा और ए में, ख और रव में, कै और फै में, छ और झ में, द्य और घ में, घ और ध में फ़र्क समझें। बहुत सारे लोग इनको कई बार एक समान, एक जैसे दिखने के कारण समझ लेते हैं। अपनी सुविधानुसार अक्षरों में एक रूपता लाएं, यानी यदि आपके अक्षर बाईं ओर झुकते हैं तो सभी अक्षर बाईं ओर ही हों। कुछ बाईं और कुछ दाईं ओर, कुछ सीधे लिखने से लिखावट भद्दी होती है, यानी कि एक समानता हो तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। खुरदरे तथा स्याही फैलाने वाले कागज़ पर मत लिखें, यानी कि आपके पास पेन और कागज़ भी ऐसा होना चाहिए जो सही हो, आपके लेखन को वो भी प्रभावित करता है। अगला गुण है मौलिकता। मौलिकता का अर्थ है आपकी अपनी चीज़ या सोच। किसी के भावों की, कल्पनाओं की या शैली की पूरी नकल नहीं करनी चाहिए। आपकी रचनाओं में नवीनता, अपनापन, अपनी शैली और अपनी छाप जरूर हो। मौलिक रचना लिखने के लिए सतत अध्ययन, मनन, चिंतन और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। मौलिकता तभी आ पाएगी। मौलिकता का मतलब ये है कि जैसे मान लिया आपने महाभारत देखी या रामायण देखी और वहाँ से कोई किसी प्रसंग से प्रभावित होकर आपने कुछ नई चीज़ रचना लिखी। उसमें आपने कर्ण को नए रूप से व्याख्यायित किया, द्रौपदी को नए रूप से व्याख्यायित किया, अर्जुन को, कृष्ण को, तो वहाँ पर आपकी वो मौलिकता है। लेकिन वहाँ से आपने एक छोटा आइडिया, एक सूत्र आपने कहीं से लिया है, तो लेकिन वो मौलिकता है, आपकी मौलिकता कहलाएगी। नवीनता उसके अंदर विशेष होनी चाहिए। अगला बिंदु है सरलता। सरलता किसी लेख का विशेष गुण है। भाषा के कठिन होने और शैली के बोझिल होने से भाव की स्पष्टता जाती रहती है। प्रयास यह होना चाहिए कि आपकी भाषा अत्यंत सरल, बोधगम्य और रोचक हो। कठिन शब्दों के प्रयोग से अशुद्धियों की ज़्यादा संभावना होती है और भाषा भी बनावटी हो जाती है। इसलिए सहज जितना लिखेंगे उतना प्रभावी रहेगा, सरल लिखेंगे उतना प्रभावी रहेगा। और ये व्यक्ति के साथ भी, व्यक्ति जितना सहज सरल रहेगा उतना ज़्यादा प्रभावी रहेगा। एक प्रोफेसर ने एक सामान्य घटना का जिक्र इस प्रकार किया। श्रीमंत मेरे द्विचक्र का अग्रचक्र दुष्चक्र में पड़कर वक्र हो गया। अब देखिए कितनी क्लिष्ट, कितनी कठिन भाषा है। और इसका मतलब क्या है? अर्थात महाशय, मेरी साइकिल का अगला पहिया खड्डे में पड़ने के कारण टेढ़ा हो गया। अब एक इस बात को इस तरह से कहा जाए, एक ऊपर जैसे कहा गया वैसा कहा जाए, तो सामान्य सी बात है। कौन सी बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी? और मूल बात है समझाना। हाँ, कई बार हम किसी कारणवश प्रभाव डालने के लिए कोई काम करते हैं, कुछ चीज़ लिखते हैं, तो एक दो जगह इस तरह के वाक्य भी अच्छे रहते हैं जो प्रभाव डालते हैं, जो सुंदर बनाते हैं चीज़ों को। लेकिन जब सिर्फ समझाने की बात हो, चीज़ों को कम्युनिकेट करने की बात हो, संप्रेषित करने की बात हो, तो नीचे जो इसका बताया है अर्थ कि मेरी साइकिल का अगला पहिया खड्डे में पड़ने के कारण टेढ़ा हो गया, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे बात कहनी चाहिए। आप स्वयं कल्पना करें उपयुक्त वाक्य कितना स्पष्ट है और बात कितनी सरल सी है। हमें इस तरह की रचनाओं से बचना चाहिए। इसी अस्पष्टता के कारण संस्कृत, जो कभी जन जन की भाषा थी, वह आम जनता से कटती चली गई और आज कमज़ोर स्थिति को प्राप्त हुई है। निश्चित रूप से पहले बहुत सारे लोग इसको बोलते थे, पढ़ते थे, लेकिन अब सीमित हो गई है, लेकिन मौजूद है अभी भी। अगला बिंदु है मधुरता। आपकी भाषा और शैली माधुर्य युक्त होनी चाहिए। मधुरता सहज ही पाठकों को आकर्षित कर लेती है। अत्यधिक संयुक्ताक्षरों, सामासिक पदों या संधि पदों के प्रयोग से बचना चाहिए। हाँ, यदि आपकी शैली मुहावरेदार होती है तो निश्चित रूप से वह पाठकों को आकृष्ट करती है। ट, ठ, ड, ढ, ण, छ, त्र जैसे जो वर्ण हैं, जिनको कटु वर्ण कहलाते हैं या कठोर वर्ण कहलाते हैं, इन वर्णों से युक्त पदों के प्रयोग से लेख की मधुरता नष्ट होती है, तो इनसे बचना चाहिए।
लेकिन यदि वीर रस प्रधान रचनाओं में संयुक्ताक्षरों एवं टय वर्गीय व्यंजनों का प्रयोग होता है तो अच्छा लगता है, वो प्रभाव डालते हैं, तो वो होता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि वीर रस प्रधान कुछ पंक्तियां देखें कि डग 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 रण के डंके, मारू के साथ भयद बाजे, टप 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 घोड़े कूद पड़े, कटकट मतंग के रद बाजे। अब देखिए इस भाषा में शब्दावली में टय वर्ग का और डय वर्ग का इस तरह के जो कठोर वर्ण हैं उनका प्रयोग हो रहा है, लेकिन वो प्रभाव पैदा कर रहा है। इसलिए जहाँ प्रभाव पैदा करना हो वहाँ इस तरह की भाषा, इस तरह की वर्ण पद्धति हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और उदाहरण देखें, सरदंड चले कोदंड चले, कर की कहारियाँ तरज उठी, खूनी बरछे भाले चमके, पर्वत पर्वतों पे गरज उठी। अब जब युद्ध का वर्णन हो, वीर और ओज की बात हो, तो इसी तरह की भाषा प्रयुक्त होगी और तभी वो प्रभाव पैदा होगा, रस तभी उद्दुप्त होगा। रस के प्रभावी होने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप किसी को अगर मान लो हंसाना चाहते हो और इस भाषा का प्रयोग करो तो वो नहीं हंस सकता। प्रेम के लिए इस भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। तो इसलिए भाषा के अनुरूप भाव का प्रयोग है या भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग है, तभी वो सही रूप से व्यंजित हो पाएगा। घनघोर घटा के बीच चमक, तड़ तड़ नप्पर तड़िता तड़की, छन छन असिकी झनकार इधर, कायर दल की छाती धड़की। अगला बिंदु है रोचकता। चाहे कैसी भी भाषा हो, यदि वह रोचक होगी तो चाव से पढ़ी जाएगी और अपना पूरा प्रभाव छोड़ेगी। अरोचक लेख अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए पत्र, कहानी, निबंध की भाषा रोचक होनी चाहिए। ये अच्छा बिंदु है, विशेष बिंदु है। आप कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें आपकी रुचि पैदा तभी होगी जब वो कुछ विशिष्ट होगा, तभी आपको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। तभी पढ़ने वाले आद्यंत पढ़ सकेंगे, प्रारंभ से अंत तक। कई बार क्या होता है, हम किसी वीडियो को, किसी लेख को पढ़ना प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं बनता है तो अधूरा छोड़ देते हैं। तो रोचकता बनाए रखने के लिए, उसको पूरा पढ़ने के लिए ऐसा लिखना चाहिए कि उसमें रुचि हो। रोचकता उत्पन्न करने के लिए कहीं कहीं हास्य का पुट भी देना चाहिए, यदि आवश्यकता लगे तो। किस तरह का लेख है उस पर निर्भर है, किंतु फुहड़ शब्दों या अश्लील बातों को लिखने से परहेज करना चाहिए। यानी कि हास्य ऐसा हो जो सहज हो, द्विअर्थी या फिर ज़्यादा ही अश्लील न हो। यही कारण है कि काका हाथरसी के अच्छे खासे व्यंग भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए कई जगह पर। एक रोचक लेख का अंश देखें, आलस्य अकर्मण्यता का पिता, पाप का सहचर और रोगी का हेतु है। जीवन के भीतर विनाश के कीटाणु बनकर जब यह प्रवेश कर जाता है तो आसानी से इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह ऐसा राजरोग है जिसका रोगी कभी नहीं संभलता। यह आधि भी है और व्याधि भी। अब देखिए ये एक उदाहरण है, कितना रुचिकर सा लग रहा है, कितना प्रभावी लग रहा है। बहुत कठिन शब्दावली भी नहीं है, सहजता से बात भी कह दी है और रुचि भी पैदा कर रहा है। एक और उदाहरण देखिए, समय बदला, शिक्षा की पद्धति बदली। राजपूतों के शौर्य काल में शिक्षा का एक ही क्षेत्र था, अस्त्र शस्त्रों की झंकार। मुगलों के समय तक संस्कृति के पवित्र आदर्श सर्वथा विलुप्त हो गए थे और विशाल वासना की सेज पर शिक्षा की संस्कृति को विवश भाव से शिथिल हो जाना पड़ा। अंग्रेज़ों ने अपने ढंग से इसकी नकेल थामी और उसे अपने स्वार्थ के अनुकूल घुमाना शुरू किया और आज भी शिक्षा भी उसी विरासत को ढोती नजर आ रही है। ये भाषा देखिए कितनी प्रभावी है। अंग्रेज़ों के समय में शिक्षा, संस्कृति, समाज की क्या स्थिति उसको वर्णन कर रही है। तो इस तरह से प्रभावी भाषा तभी होगी जब रुचि उसमें आएगी, और रोचकता बनाने के लिए उसे भाव के अनुकूल के साथ साथ सहज करें, हास्य का पुट रखें, इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। लाघव यानी कि संक्षिप्तता। संक्षिप्तता अच्छी रचना की विशेष पहचान है। साधारण लेखक एक सामान्य विचार को भी बहुत सारे वाक्य लिखकर व्यक्त कर पाता है, तो उत्तम लेखक कम से कम वाक्यों का प्रयोग बड़ी ही आसानी से उसी बात को अभिव्यक्त कर डालता है। लेकिन इस बात का भी सदैव ख्याल रखना चाहिए कि हम लाघव के दीवाने होकर कहीं भावों का ही गला तो नहीं घोट रहे हैं। लेख या किसी रचना को कई अनुच्छेदों में बांटकर
लिखना चाहिए। वाक्य तथा अनुच्छेद नपे तुले होने चाहिए, यानी कि संक्षिप्तता तो हो लेकिन ये नहीं हो कि आपने बात को ही खत्म कर दिया, समेट दिया, काट दिया। अगला बिंदु है कल्पना। भावों या विचारों की स्वतंत्र उड़ान को कल्पना कहते हैं। कल्पना यथार्थपरक होनी चाहिए, यानी कि ऐसी नहीं हो कल्पना जो विश्वसनीय न हो, जो बिल्कुल ही अवास्तविक लगे। कल्पना में ऐसी संभावना होनी चाहिए कि ऐसा हुआ है या हो सकता है। बाबू देवकीनंदन खत्री जैसे अति कल्पना मनोरंजन भले ही करें, यथार्थ से कोसों दूर हो जाती है। आप लोगों में से जिन विद्यार्थियों ने हिंदी साहित्य के इतिहास पढ़ा हो और ख़ास तौर से प्रारंभिक उपन्यासों की रचयिताओं के रूप में जिनको जाना जाता है, देवकीनंदन खत्री वगैरह, आपने यदि चंद्रकांता संतति वगैरह ये पढ़े हों या सुने हों या देखे हों तो इनके रचनाकार थे देवकीनंदन खत्री। तो इनके उपन्यासों में जासूसी, मनोरंजन, अय्यारी, यानी कि लेकिन वो अति होती थी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी लगती थी जैसे संभव नहीं हो सकती, ये सिर्फ और कल्पना पर निर्भर है। तो ऐसी कल्पना नहीं होनी चाहिए जो यथार्थ से, वास्तविकता से बहुत दूर हो। ऐसी रचनाओं से पाठकों का मार्गदर्शन नहीं हो पाता, सिर्फ मनोरंजन होता है बस। परंतु कई बातें प्रत्यक्ष नहीं होती, कल्पनाजन्य होती हैं। कल्पना शक्ति के अभाव के कारण बहुत से विद्यार्थी अच्छा लेख नहीं लिख पाते हैं। हमें किसी विषय वस्तु पर लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसा हमने पूर्व में बताया कि यदि आप किसी अकादमिक या प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं और चूंकि साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप उसमें निश्चित रूप से कल्पना का सहारा, निबंध है, कहानियाँ हैं, आप ये सब जब लिखते हैं या किसी प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो आपको कल्पना की आवश्यकता होती है। एक ही बात को बड़े रूप में लिखने के लिए या उसे संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कल्पना का सहयोग आपको लेना पड़ेगा, तो उसमें आपकी मदद करती है। तो ये वीडियो उसके लिए आपके लाभान्वित होगा। तो कुछ बातें हैं जैसे कि उसे कई बिंदुओं में बांटें, हर बिंदु की व्याख्या करें अलग अलग रूप से, एक तरह की तमाम बातों की चर्चा एक अनुच्छेद में करें, दूसरे तरह की बातें दूसरे अनुच्छेद में, इसलिए ऐसा नहीं कि मिक्स कर दें, आप मिला दें उन सबको। पुनरुक्ति दोष से बचें, एक बार जो बात कह दी उसे पुनः न कहें। चिंतन करें, यानी अपनी स्मृति पर जोर देकर कुछ क्षण के लिए सोचें कि इससे मिलती जुलती बातें आपने कहाँ कहाँ सुनी और पढ़ी हैं, और उनके संदर्भ या उदाहरण देते हुए बात को लिखेंगे, ज़्यादा प्रभावी होगा। किसी लेखक विचारक के कथन विषय से संबंधित यदि याद हो तो उन्हें कोट करें, संदर्भ दें, रेफरेंस दें, बिल्कुल स्वतंत्र अनुच्छेद मानकर उद्धरण चिन्ह के साथ, यानी कि जो नियम है उनके अनुसार प्रयुक्त उसे करें। अगला बिंदु है चमत्कार। अलंकारों, मुहावरों आदि के प्रयोगों से भाषा चमत्कारपूर्ण बनती है तथा विस्मयार्थक अवयवों जैसे काश, हाय, वाह, आह आदि से शुरू करने पर भाषा में जीवंतता आती है। एक बात का ध्यान अवश्य रहे कि अलंकार स्वाभाविक हों। अलंकारों की अधिकता और गूढ़ता से रचना के बिगड़ने का डर भी बना रहता है, इसलिए अलंकार जानबूझ के प्रयोग न हो, सहजता से जो आए उन्हीं का प्रयोग करें। नीचे कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। अलंकार विहीन वाक्य जैसे कि ज्योति का मुख बहुत ही आकर्षक है, गर्म प्रदेशों के लोगों का रंग बहुत काला होता है, आसमान में काले काले और घने बादलों को देखकर मोर नाच उठता है। अलंकार युक्त वाक्य देखिए, ज्योति का मुख चांद सा है, गर्म प्रदेशों के लोगों का रंग तवे को भी मात कर देता है, आसमान में काले कजरारे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर मोर थिरक उठता है। अब यहाँ पर जो भाषा है वो थोड़ी सी ज़्यादा सहज लग रही है, ज़्यादा प्रभावी लग रही है, ज़्यादा अलंकृत लग रही है। ऊपर वाली भाषा अलंकार विहीन है तो वो रफ सी भाषा लग रही है, थोड़ी सी रूढ़ता सी है, उसमें रुचि कम पैदा होगी। तो इस तरह से अलंकारों का सही प्रयोग करें जो प्रभावी रहेगा। अगला बिंदु है व्यंग्य या व्यंजना शक्ति। हमारी रचनाओं में कहीं कहीं व्यंग्यार्थ भी झलकना चाहिए, क्योंकि उसके प्रयोग से रचना की उत्कृष्टता बढ़ती है। बात सीधे सीधे न कह करके थोड़ा सा हल्का सा घुमाव कर दें तो प्रभावी हो जाता है। घायल सूबेदार जोगिंदर सिंह ने चीनी सैनिकों से कहा, मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे जैसे कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। मैं वही सिपाही हूँ जिससे चीनी सिपाहियों की रूहें कांप उठती हैं।
अब ये बात कहने का तरीका है, वरना सीधा वो कह सकते थे मैं वो सिपाही हूँ जिसने अनेक चीनियों को मार दिया है या अनेक दुश्मनों को मार दिया है। तो इस तरह से कहने का तरीका है, बात वही कही जाएगी लेकिन कहने का तरीका क्या है, इस पर भी प्रभावी बनता है आपका लेखन। अगला बिंदु है भावों की प्रबलता। हमारी रचनाओं में भाव पक्ष प्रबल होने चाहिए, कारण भाव भाषा के प्राण होते हैं। भाषा तो मात्र भावों की वाहिका होती है। यदि भाव जोरदार ढंग से न कहा जाए तो भाषा स्वतः स्वाधीन और निष्प्राण हो जाती है। उसमें किसी को उत्साहित या प्रभावित करने की शक्ति नहीं रह पाती है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक आप देखें, इनसे समझ पाएंगे चीज़ों को। गरीबों का जीवन भी क्या जीवन है, ये प्रबल भाव है, और गरीबों का जीवन कुछ नहीं है, ये निर्बल भाव है। तो देखिए कितना अंतर है उस भाव को प्रभावित करने में। भारतीय सैनिक बलहीनता तथा कायरता से सख्त नफरत करते हैं, प्रबल भाव है इसमें। भारतीय सैनिक बलहीन और कायर नहीं है, ये निर्बल भाव है। हाय, सही नहीं जाती गर्मी की उष्णता, ये प्रबल भाव है। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये निर्बल भाव है। सहज तरीके से कहने में हो सकता है आप निर्बल भाव का प्रयोग करें, लेकिन लेखन में सबल या प्रबल भाव का प्रयोग करेंगे, तभी वो लेखन प्रभावी रहेगा। अगला बिंदु है विराम चिन्हों का उचित प्रयोग, यानी कि व्याकरण के नियमों का उचित और सही प्रयोग करेंगे तो भाषा प्रभावी होगी, लेखन प्रभावी होगा। विराम चिन्हों के उचित स्थानों पर प्रयोग करने के कारण ही ऐसा कहा जाता है कि बेनीपुरी के विराम चिन्ह बोलते हैं। बेनीपुरी हिंदी के एक विशिष्ट रचनाकार हुए, जिन्होंने निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र वगैरह खूब लिखे, और विराम चिन्हों का बड़ा बेहतरीन प्रयोग उन्होंने किया था। इसलिए उनके नाम पर एक तरह से ये मुहावरा सा बन गया है, एक सूक्ति बन गई है। यदि आप सही विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो विराम चिन्ह अपनी बात को प्रभावी रूप से बोलेंगे या आपकी बात को प्रभावी रूप से रखेंगे। किस स्थान पर कौन सा विराम चिन्ह आना चाहिए, लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि गलत जगहों पर गलत चिन्हों के लग जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाया करता है। निश्चित रूप से इनका बहुत महत्व है। तो निष्कर्षतः हमारी रचनाएं अशुद्धियाँ, कठिन शब्दों के प्रयोगों, नीरस शैलियों, पुनरुक्ति दोषों, अश्लील शब्दों के प्रयोगों, निर्मल भावों, अस्पष्ट विचारों, विरोधाभासी तत्वों आदि के कारण दोषपूर्ण और प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। अतः हमें इनसे बचना चाहिए। साथ ही एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, पर्वत, पेड़, नदी, झील, झरने, सागर, घाटी आदि संबंधी बातें जो सर्वविदित हैं, उनके विरुद्ध कभी नहीं लिखना चाहिए। यानी कि आप ये लिखें, यदि कोई थार के मरुथल में अमराई आम का बगीचा का वर्णन करे अथवा मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पादुका की जगह एक्शन शू की बात करे तो कितना हास्यास्पद वर्णन होगा। तो ये जो सर्वविदित हैं, इनके प्रति कोई परिवर्तन न करें आप। उत्तम लेखक बनने के लिए अध्ययन, भ्रमण, मनन, कल्पना, निरंतर अभ्यास इत्यादि निहायत जरूरी है। तो विद्यार्थियों, बेहतर लेखन कला के विकास के लिए यदि आप इन 12 बिंदुओं को अपना लें, इनके अनुसार अभ्यास प्रारंभ कर लें, तो निश्चित रूप से एक अच्छे लेखक आप बन सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप उस बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि सभी प्रकार की वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। और यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।